तो देखा आपने किस तरह से वहां पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, हर कोई शुभकामनाएं दे रही हैं, एक अच्छे भविष्य की, सोनार बांग्ला की कामना करते हुए नजर आ रही हैं। रुक करते हैं हमारे तमाम खास मेहमानों का। अलकवत साहब, पहले आपका रुख करूंगी। अब चूंकि देखिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं, बंगाल में शुभेंदु सरकार का आगाज हो चुका है, लेकिन सोनार बांग्ला बनाने के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए शिल्पा जी, एक इंग्लिश में कहावत है, अनईजी लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन। जिस सिर पे ताज होता है उसमें रत्न भी जड़े होते हैं, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। और जो यहाँ का ताज है, इसमें रत्न कम है, कांटे ज्यादा हैं। अब आप पूछेंगे कि कांटे से क्या अभिप्राय है आपका? तो कांटों का मतलब है चुनौतियां बहुत है, लोगों की भावनाएं बहुत ऊपर है, लोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं, और कराहता सुलगता बंगाल अब शांति और विश्वास चाहता है, एक उन्मुक्त वातावरण चाहता है, दबाव की राजनीति नहीं चाहता है, डर की राजनीति से उभरना चाहेगा। वहां पर जिस तरीके से 34 साल का कम्युनिस्ट रेजिम का टायरानिकल रूल था, इस तरीके की कटौती की रकम ली जाती थी हर काम में, उससे निजात दिलाया ममता जी ने। फाइटर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका पारंपरिक वेशभूषा और उनका आचरण ये भी नेताओं के लिए योग्य सबक है। ठीक है, परंतु डाउन द लाइन ये जितने सीपीएम के बैड एलिमेंट थे, कटौती लेने वाले लोग थे, दमनकारी लोग थे, हत्याएं करने वाले लोग थे, वो सब शिफ्ट हो गए धीरे धीरे टीएमसी में, और वही राज फिर कायम कर दिया जो सीपीएम में था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सेंट्रल फोर्सेस को, जिन्होंने वहां उतरकर, जिन लोगों ने, भद्र मानुष ने वर्षों से अपना वोट का एक्सरसाइज नहीं किया था, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको डर के कारण वोट नहीं दिया जाने लगा, उन लोगों ने उन्मुक्त वातावरण में, भय मुक्त वातावरण में निकलकर ये अभूतपूर्व 93% की वोटिंग की। ठीक है, आपके मुताबिक भय से भरोसे तक का ये सफर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तय कर लिया है। डॉक्टर विपुल सुनील, आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है सर? चूंकि देखिए अब तक तो चुनौती थी बीजेपी के सामने वहां पर किसी भी तरह से ममता बनर्जी के किले को ढहाने की, ये ढह चुका है। अब आगे बीजेपी बंगाल कैसे संभालेगी? क्या बरसों से, सालों से ग्राउंड जीरो पर उतरकर शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन्होंने लोगों को, उनकी भावनाओं को जान लिया, पहचान लिया, उनके लिए आगे की राह क्या उस वजह से, उस मेहनत की वजह से आसान रहने वाली है या फिर कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है? आपका आंकलन क्या कहता है सर? शिल्पा जी नमस्कार। साथी जिस तौर पर आज बंगाल में एक बड़े परिवर्तन के बाद अपनी सरकार ने ग्रहण किया है, और ये बंगाल के लोगों ने, सर ऑडियो ग्लिच हो रही है, जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ सर मैं लौटूंगी आपके पास। इसी सवाल का जवाब हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सोहेल काजमी साहब। सब मैं आपसे लेना चाहूंगी। काजमी साहब, आपको क्या लगता है सर? सवाल क्या है मैम? सर सवाल इतना सा है कि देखिए अब तक तो चुनौती थी टीएमसी का किला ढहाने की, ममता बनर्जी को हराने की, वो हो चुका है। अब आगे कौन कौन सी अहम चुनौतियां बीजेपी के सामने, सोनार बांग्ला का जो सपना बीजेपी ने दिखाया है वो कैसे साकार हो पाएगा सर? देखिए शिल्पा जी, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं। दूसरा ये है कि जो सपने कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है और वो साकार होते हैं, तो उसमें कड़ी मेहनत और एक पूरी कंसिस्टेंसी होती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव करके लोगों को साथ जोड़ के 2015 के बाद जो हम देख रहे थे किस तरह से हिस्ट्री इन मेकिंग का रिजल्ट आपके सामने पेश किया है। दैट टू ऑफ 93% ऑफ
हाई वोल्टेज परसेंटेज। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार आई है और जिस तरीके से शपथ ग्रहण मैं देख रहा हूँ हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की ये जो खूबसूरत अदा है, जिस तरह से उन्होंने सरजमी को पहले नतमस्तक किया है, ये दर्शाता है कि उनकी सिंसेरिटी जो है वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ है। और ये जो आज कैबिनेट बनी है, ये जरूर रूल ऑफ लॉ, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वेस्ट बंगाल में, वो प्रिवेल करेगा। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिससे बाकी सारी रियासतें, बाकी सारी स्टेट्स जो फायदा ले रही हैं, वेस्ट बंगाल के लोग भी लेंगे। और मैं आपसे ये भी शेयर करता हूँ शिल्पा जी, जिन चीजों पे, जिन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ते हैं और जिन मुद्दों के आधार पे आप जीतते हैं, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बन जाती है उन वादों को पूरा करने की। और भारतीय जनता पार्टी जरूर, क्योंकि मैं देखता हूं ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, वहां से बिगुल बज गया यूपी का, वहां से बिगुल बज जाएगा पंजाब का, तो पूरी भारत के लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतना ही एक टारगेट लेके नहीं चलती है, जीत के बाद गवर्नेंस के बाद दूसरी स्टेट में जाना, ये खूबसूरत चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार जो है बड़े दिल से वेस्ट बंगाल के लोगों का दिल जीतेगी और आने वाले रास्ते जो हैं वो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए हमवार करेगी। ऐसे में सर क्या लगता है आपको कि कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी सरकार के लिए, यहाँ पर शुभेंदु सरकार के लिए यहाँ पर होने वाला है? चूंकि देखिए घुसपैठिया का मुद्दा जोरों शोरों से यहाँ पर उठाया गया था और साथ ही साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी काफी अहम था। ऐसे में किस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है और ये कितना आसान या मुश्किल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मुश्किल तो नहीं रहेगा, क्योंकि मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ईगो क्लैश होने की कहीं कोई वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मरकज में किसी की सरकार होती है और स्टेट में भी बनती है, और इन्फिल्ट्रेशन एक मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में भी हमने देखी है पिछले 70 साल से जो हो रही है। लेकिन जब जब सरकारें दो अच्छी आती हैं, जब यहाँ भी और वहां भी, उसी तरह वेस्ट बंगाल में सरकार इनकी बनी है तो मुद्दा इनका है। और यही इलेक्शन का इनका स्टंट भी था कि इन्फिल्ट्रेशन एक कंसर्न है, कि मुद्दा नहीं है, ये कंसर्न है जो पूरे भारतवर्ष के लिए है, भारतवर्ष के हर स्टेट के लिए। इन्फिल्ट्रेशन कहीं भी होगी, पेनिट्रेशन किसी और स्टेट में जाके होती है। तो मैं समझता हूं ये जरूर उस पर काम करेंगे और इसको कड़ी कार्रवाई इस पे होगी, ताकि वेस्ट बंगाल के लोगों को राहत मिले। और रोहिंग्या और बाकी जो लोग हैं जिनकी हम बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उस पर भी इंटरनेशनल लॉ के तहत जिस तरह से इनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया था पूरे इंडिया में और बाकी स्टेटों में भी, उस पर भी कोई ना कोई विचार विमर्श होगा और आगे रोकथाम जरूर होगी। ठीक है, आलोकपत साहब, आपको क्या लगता है? चूंकि देखिए अब तक क्या होता था, केंद्रीय एजेंसियां उस पर सवाल खड़े करती थी ममता दीदी, यानी कि केंद्र और टीएमसी के बीच हमेशा वर्सेस की लड़ाई, हमेशा एक विरोधाभास रहता था। लेकिन अब चूंकि दोनों जगह आप लोग हैं तो अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। जिनको घुसपैठियों को आप लोग पॉइंट आउट करते थे, चिन्हित करते थे, जिस तरह से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ऐसे में अब काफी हद तक बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा सर। अब तो कोई लड़ाई नहीं है, अब तो दोनों जगह बीजेपी सरकार है। उमर मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि अब चीजें सुगमता से पूरी होंगी। ममता जी ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्यों को रोक रखा था वहां, कृषि के बहुत से जन कल्याणकारी कार्यों को भी रोक रखा था। तो अब वो सब सुलभता से, सहजता से 100%, इनफैक्ट 100% वहां के आवाम को मिलेगी। ये शुरुआत में ही, ये तो तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि बराज का पानी रोकते हैं तो वो गिरा देते हैं पर्दा, अब जैसे उठेगा उसकी बाढ़ आ जाएगी और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल पैदा होगा कि ये सब चीजें हमको मिलनी चालू हो गई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। उसके लिए नितिन गडकरी जी अब तो विश्व में माने जाते हैं। जितने तरीके का उन्होंने रोड का महाजाल बिछा दिया, पूरे भारत में किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। और कितनी आसानी से, विदाउट एनी फैनफेयर, कोई बहुत बड़ा ये प्रोग्राम करके और ये करके नहीं, आसानी से करते चले गए। आज कहीं से भी कहीं आप जा सकती हैं, सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होनी चाहिए। उसी तरीके का प्रवाद यहां भी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, और सबसे बड़ी बात उस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट होने में कि लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त करना होगा। आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं। मेरे एक मित्र वहां रहते हैं,
वहां की एक पोस्ट कॉलोनी में कलकत्ता में, उनको अपने घर का पेंट कराना था। वो पेंटर आ ही नहीं रहा था, बार बार फोन करें, दूसरे तीसरे चौथे को फोन किया, कोई आने को तैयार नहीं था। अंत में इनको पता लगा कि जब तक वहां पर टीएमसी का जो उस एरिया का जो भी हो, वट एवर पोस्ट ही वाज होल्डिंग, पहले आप उसको चढ़ाना चढ़ा दीजिए, उसके बाद वो लेबर की एंट्री हो जाएगी। इतनी सी छोटी सी चीज के लिए अपने घर को पेंट कराने के लिए पूरा सिस्टम कैप्चर किया हुआ था उन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं इंगित करना चाहता था कि तमाम एजेंसियां, तमाम चीजों पर दूसरे लोगों का पकड़ था, और जिसको कट मनी कहते हैं। अच्छा। कट मनी वाज पार्ट ऑफ द रूटीन। चाहे ठेला लगाता हो वो भी कट मनी देता था, पुलिस को अलग देता था, टीएमसी को अलग देता था। पुलिस जो एक तरफा काम कर रही थी किसी के दबाव में, उसको भी ठीक करने की कवायद करनी होगी। और ठीक कहा है गृह मंत्री ने कि अभी 2 महीने, मैं तो उनसे कहूंगा उसको एक्सटेंड कर दीजिए 6 महीने तक, सेंट्रल फोर्सेस को वहां रहने दीजिए। अब आपने देखा मर्डर सडर ये सब चालू हो गया, क्या मतलब है? इसलिए मैंने शुरू में ही ये सवाल किया था कि ये कितना चुनौतीपूर्ण अब रहने वाला है, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा रहा था। डॉक्टर विपुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विपुल, मैं जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क भी लेना चाहूंगी। आलोक जी मैं आऊंगी उसके बाद, एक बार जल्दी से मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ डॉक्टर विपुल का। आपको क्या लगता है विपुल साहब? हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ। सर सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब आगे शुभेंदु सरकार के सामने कितनी चुनौतियां, और ये कितनी आगे की राह उनके लिए आसान या मुश्किल, आपका आंकलन सर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा इस नवगठित सरकार को। और रही बात चुनौतियों की, तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार आती है तमाम तरह के वादे करके आती है, तो उसके सामने एक नए तरीके से चुनौतियां खड़ी होती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का मसला थोड़ा अलग है। पश्चिम बंगाल एक लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भी गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता जब मैं कह रहा हूं तो इसका कहने का मतलब है कि सत्ता तो 15-15 साल तक, 20-20, 20-20, 35-35 साल तक लोगों को मिलती रही है, लेकिन सत्ता के साथ सत्ता के लोग जो हैं, पार्टी के लोग, चाहे टीएमसी के चाहे उससे पहले लेफ्ट के, हिंसा का सहारा लेते रहे हैं। और उस हिंसा से मुझे लगता है कि महिलाएं, पिछले दिनों आपने देखा महिलाएं, बच्चे किस तरह से शिकार हुए। सबसे ज्यादा कभी भी किसी भी राज्य में हिंसा होगा, किसी भी देश में, तो उसका शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो महिलाओं ने, मुझे लगता है कि टीएमसी के इस हिंसा वाले रूप से मुक्ति पाने के लिए, किसी जमाने में उन्होंने लेफ्ट से मुक्ति पाई थी, और ममता में एक देखा था, जिसकी बात वत्स जी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि ममता में को एक उम्मीद के तौर पे देखा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है और सत्ता का क्या स्वरूप है कि ममता जी दोबारा उसी स्थिति में चली गई। तो ममता भी हिंसा का सहारा लेने लगी सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये चुनौतियां हैं। दूसरी बड़ी चुनौती जिस पर आपने प्रश्न किया था, और घुसपैठियों को लेकर के एक बड़ी चुनौती है। अब तक ये था कि अब तक बीजेपी के पास भी या गृह मंत्री के पास भी थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट आ जाता था कि अरे हमारी राज्य में सरकार नहीं। अब आपकी दोहरी जिम्मेदारी सरकार होने के बाद, हाँ बिल्कुल जी, डबल इंजन की सरकार होने के बाद आपके पास बहाना नहीं होगा। ये सच बात है कि गृह मंत्रालय का काम है घुसपैठियों को रोकने का। ये संभव है कि ममता वहां तमाम तरह से रोड़े अटका रही थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, लेकिन अब उन सब चीजों के लिए जब लाइन क्लियर हो गया, एक तरह से कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ढंग से काम करना चाहिए। और देखिए, सरकार के गठन से पहले ही कैसे जीत के बाद बीजेपी की राजनीतिक हत्याएं होने लगी हैं, और उन राजनीतिक हत्याओं को मतलब बंगाल में रोकना। बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं है, पिछले 40 साल का चुनाव उठा करके देख लीजिए, कि चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में आपस में हिंसा नहीं होती है, हत्याएं होती हैं, लोगों के घर फूंक दिए जाते हैं, लोगों को बैन कर दिया जाता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है तमाम जगहों से, और ये होता रहा है। और ये बहुसंख्यक आबादी के साथ लंबे समय तक हुआ है, ठीक है, चाहे वो टीएमसी के समय में हुआ हो, चाहे लेफ्ट के समय में हुआ। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। अभी लोकल लेवल पे नई नवेली सरकार है शुभेंदु अधिकारी जी की, और इस तरीके से कड़ा फैसला लेने के लिए उनको उपयुक्त जमीन भी देना चाहिए। जमीन, ठीक है, राज्य संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना है, सब कुछ तो बीजेपी सरकार को संभालना है। लेकिन सोहेल काजमी साहब,
जो टीएमसी के लोग वहां पर जिनका बरसों से एक छत्र राज हुआ करता था, वो जो चिड़े बैठे हैं, वो जो गुस्से में भरे बैठे हैं, उनको संभालना भी सर कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि इतनी आसानी से ना तो वो हार पचा पा रहे हैं और ना ही वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि कैसे बीजेपी राज्य को सुचारू रूप से यहाँ पर चला पाए आगे। कहीं ना कहीं अड़चन डालने की कोशिश की जाएगी सर उन अराजक तत्वों की तरफ से। बिल्कुल शिल्पा जी, आप ठीक कहते हैं, ये संभावित है। आपने बिल्कुल नई एक चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जब इतना ड्रास्टिक चेंज अब वेस्ट बंगाल में देख रही है तो संभावित तौर पे ये सब चीजें, ये एलिमेंट की फ्रिंज एलिमेंट जो है, ये इनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एक मजाक समझा हुआ था और लोग परेशान थे, मेरे भाई ने जैसे इशारा किया, मैं भी सुनता हूँ और देखता हूँ, मौका भी मिला वहां जाने का, कि कारपेंटर तो छोड़िए, कहीं भी कोई आपने काम करवाना है तो पहले ये जो जीएसटी तो भी लॉन्च हुआ है, उनका जीएसटी अलग होता था, पुलिस का अलग होता था। तो ये संभावित तौर पे वो फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ तो खुदकुशी कर लेंगे, कुछ शायद वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे, कुछ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है वो स्ट्रिक्टली वहां पे अपना काम करेंगी, जैसे सामान्य बाकी राज्यों में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम करती हैं। रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, एक क्लर्क से लेकर चीफ मिनिस्टर तक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। और एक फ्लोरिशिंग स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होम है, और होम मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर ने खुद रखा होगा जो पोर्टफोलियो, और वो कोऑर्डिनेटेड वे में मरकज के साथ है, और वो बिल्कुल उन पे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-6 महीने लगेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल ठीक पटरी पे आ जाएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब आप कुछ ठान लेते हैं करने को, और जो चैलेंजेस सरकार के सामने हैं, सबसे पहला इंडिवर उनका होगा कि इसी पे काम किया जाए, और जो सुकून है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है वेस्ट बंगाल में, पहले वो प्रिवेल किया जाए। बाकी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो ममता जी ने रोक के रखी थी, चाहे वो आयुष्मान भारत है या बाकी, देखिए हर स्टेट में जो एनुअल एलोकेटेड बजट होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि स्टेट को जो नए ढंग से बुनना जो है बड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, पंचायती राज एक्ट है, बाकी चीजें हैं, रूरल डेवलपमेंट है। अभी जो आपके विजुअल में सुन रहा था, जो सब चीजें ममता जी ने बंद की थी सिर्फ मोदी चीजें ना बनने की वजह से, तो वो चीजें जो है लोगों ने देखी हैं, और लोगों ने उन्हीं चीजों पे मोदी गवर्नमेंट को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को किया। विकास जो है वो आगे बढ़ेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। और आप देखिए 2-4 महीनों में सब रिजल्ट्स आपके साथ, सब डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है आलोक साहब, चूंकि देखिए परिवर्तन की लहर के साथ बीजेपी आ तो गई, लेकिन अब आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, ये तो नहीं कहा जाएगा जैसे केंद्र में बीजेपी आई थी कि भाई पहले हम पुराने गड्ढे तो भर ले, परिवर्तन तो हम बाद में करेंगे, विकास हम बाद में करेंगे, पहले जो इतने बड़े बड़े गड्ढे पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए हैं उनको भरने का काम कर लिया जाए। देखिए ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां जहां गड़बड़ियां होंगी पहले उसको ठीक करके तब तो आगे बढ़ा जाएगा। और ये गड़बड़ियां बिल्कुल डाउन द स्क्रिप्ट है, लेकिन सरकार को उसके लिए सर कोई टाइमलाइन तो रखनी पड़ेगी ना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल तो ये बात नहीं कही जा सकती। यही जो आप बात कर रही है ना, ये जन आकांक्षाओं का अति उतावलापन दिखा रहा है। अब जैसे कल बिहार में हुआ, मंत्रिमंडल का शपथ हुआ, मंत्री उसमें से बहुत अपने मंत्रालय में नहीं गया, उसमें से बहुत मंत्री अपने मंत्रालय तक नहीं जा सका था, और लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन चालू कर दिया कि भाई हमको नौकरी चाहिए। अब बताइए अब सर जनता की क्या गलती? देखिए सरकारें आती है, सरकारें जाती है, नेता बदल जाते हैं, उनके विभाग बदल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को रोजाना उसी परेशानी से गुजरना पड़ता है उनका तो पेशेंस लेवल समझिए ना, उनकी क्या गलती है? शिल्पा मैडम, कोई ऐसा धनवंतरी नहीं है जो ऐसी गोली खिला दे कि 1 मिनट में आपका कायाकल्प हो जाए। विश्व में कोई ऐसा धनवंतरी नहीं है, आप भारत की बात तो छोड़िए। There is no doctor available we can give you a capsule and get rid of all your diseases. नहीं, सही बात है। Have patience, कि वहां के सरकार को हाथ पैर फैलाने दीजिए, काम करने दीजिए, सेंटर की योजनाओं को लागू करने दीजिए। जैसा आपने कहा गड्ढे, उन गड्ढों को थोड़ा भर लेने दीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। अगर उस रोड पर चला दिया
आपको, तो आपका गाड़ी गिर जाएगा कहीं। आर विपुल तो सबको ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, हैव पेशेंस। आपके पास वो अधिकार है कि अगर हम नहीं काम कर पाएंगे वहां लेकिन वो सही ढंग गड्ढे से, कितनी तेजी के साथ भरे जाए वो भी तो अधिकार उन्हीं के पास है ना। इच्छा शक्ति भी अगर उनकी होगी तभी ये संभव हो पाएगा। ठीक है, विपुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? त्वरित कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई, ठीक है, यही मैं सुनना चाह रही थी, यही मैं सुनना चाह रही थी कि एक डेडलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर विपुल, as fast as possible। डॉक्टर विपुल आलोक जी सीनियर है, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये थोड़ा समय कितना थोड़ा होगा। आलोक के साथ लंबे समय से डिबेट हो रही है और मैं बता दूं ये तारीख में अपने राजनीतिक विश्लेषक लिख रखा है, तो ये भी प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। अरे राजनीतिक विश्लेषक का कोई अपना दृष्टिकोण भी होता है या नहीं? राजनीतिक विश्लेषक का अपना भी दृष्टिकोण होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है वो सर। कोई वोट देता है कि नहीं देता है? ठीक है, दृष्टिकोण होता है, लेकिन निष्पक्षता की मांग होती है, निष्पक्षता की मांग होती है राजनीतिक विश्लेषक से। मैं जितना समझ पाता हूं तो बात दोनों हिस्से की होनी चाहिए, और आपने की है, आपने बातचीत की शुरुआत निष्पक्ष तरीके से ही की थी। मैंने जो पीछे देखा है, मेरा जो अनुभव है, उस आधार पे मैं कह रहा था कि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे भी बैठते रहे, तो इसलिए मैंने कहा, खैर मैंने कहा कि थोड़ा समय जो होता है वो कितना दिया जाए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, तमाम वायदों के साथ आई शिल्पा जी, और वो थोड़ा समय मांगा जा रहा था, और रेखा गुप्ता के लिए ये थोड़ा समय कब पूरा होगा मैं जानना चाहता हूं। Exactly. क्या कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट तो नहीं बन रही है? आलोक जी ने अपनी बात से बहुत मतलब अपने अपना क्योंकि view दिल्ली रखते हुए में और जो कूड़े के पक्ष है, पहाड़ वो जिन्हें रखते गायब हुए करने की बात बहुत कही गई सारा थी, डॉक्टर विपुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रेस किया है, वो अभी भी दिखाई देते हैं, गायब नहीं हुए हैं। जी नहीं हुए हैं, गड्ढे वैसे ही हैं, तो गड्ढों को भरने में कितना समय लगेगा, बस मेरी जिज्ञासा है। आलोक सर ये बताइए कि ये कुछ समय कितना समय होता है? साल भर होने को है आलोक जी दिल्ली में। फंस गए हैं आज। मुझे नहीं दिखलाई अगले कि जो वायदा करके बीजेपी चुन के आई थी, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि मैंने भी बीजेपी को वोट दिया हो, एक व्यक्ति के तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन विश्लेषक के तौर पर मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं, जरूर पूछिए। अगले डिबेट में मैं आपको इसका टाइमलाइन भी बता दूंगा। अभी इट इज टू बहुत शुक्रिया आपका। इट इज टू अर्ली, अभी बहुत जल्दबाजी है भाई, अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, आज ही शपथ ग्रहण हुआ है, और ऐसे में अब देखिए चीजों को, सिस्टम को समझने में, उसको ट्रैक पर लाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अरे मेरी बात सुनिए, ठीक है, अभी बच्चे को किलकारी तो लेने दीजिए। ठीक है सोहेल काज़मी साहब, पड़ा हुआ है। आपको बंगाल के गड्ढे कितने बड़े नजर आते हैं सर? और सर जो बात अभी यहाँ पे डॉक्टर विपुल ने कहा, दिल्ली के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए, तो क्या बंगाल में भी ऐसा होगा? बरसों बाद वहां पर कमल खिला है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उसी तेजी के साथ, उसी त्वरित कार्रवाई के साथ काम करना होगा, सरकार को समझना होगा। मुझसे पूछ रही हैं जी सोहेल साहब, देखिए दिल्ली और हर स्टेट की और दूसरी स्टेट की विभिन्न मुद्दे होते हैं, उसका निजाम अलग अलग होता है, लोगों के मूड अलग अलग होते हैं, जबान अलग है, कल्चर अलग है। वेस्ट बंगाल ज्यादा चैलेंजिंग है। वेस्ट बंगाल क्योंकि आपने निजात दिलाई लेफ्ट से, अब टीएमसी से, तो आपके ऊपर चैलेंजेस बहुत हैं। दिल्ली तो एक गढ़ है पूरे हिंदुस्तान का, जहां हर स्टेट का इंसान आपको मिलता है, और होम जो है वो तो दिल्ली मरकज के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पोर्टफोलियो तो सेंटर के पास है, तो सीधी उसकी इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में चैलेंजेस बहुत हैं, और आज देखिए लोग, बहुत बच्चे से बुजुर्ग जो है वो अपने मोबाइल से जुड़ा है पूरी अपनी दुनिया के साथ, और उस बदलती दुनिया में बदलता वेस्ट बंगाल भी लोग देखना चाहते हैं। इसलिए माइनॉरिटी सबसे बड़ा इश्यू है। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन में आपने स्टंट मारा, हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, फलां ईवीएम, वो नहीं चलेगा। अब जब आप वोटेड टू पावर सरकार में आते हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबकी कैबिनेट है, वेस्ट बंगाल को एक कड़ी में आगे लेके जाना है, तो इसलिए आने वाले दिन थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन मुझे होप है कि चैलेंजेस जब होते हैं और जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी जाती है, उन मुद्दों पे जरूर वो सरकार काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अच्छी है, क्योंकि जो एलिगेशन इन पे लगती रही है, ये उनको धो के एक साफ सुथरी, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जो है गवर्नेंस वहां करेंगे, ताकि आने वाली स्टेटों में भी इनको फायदा हो और ये मॉडल बने। जैसे गुजरात एक मॉडल बना था, वेस्ट बंगाल भी मुझे लगता है, दुआ करते हैं भगवान से, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वेस्ट बंगाल भी एक रोल मॉडल बने बाकी स्टेटों में इलेक्शन जब भी आगे होंगी। एंड आई होप सो। हमेशा आशावादी रहना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच सोचनी चाहिए। लेट्स होप कि एक नया हिस्ट्री इन मेकिंग जो है वेस्ट बंगाल से शुरुआत हो उसकी।
और ऐसे में तमाम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात बीजेपी करती है, वो उसको धरातल पर इंप्लीमेंट जिनको करना होगा। क्योंकि देखिए मैंने महिलाओं का जिक्र किया है, यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा, उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ सर अब मैं जनजी का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि इस बीजेपी की जीत के पीछे की एक जनरेशनल चेंज आया है। एक जनरेशन जिसने ममता बनर्जी के उस संघर्ष को नहीं देखा, जिस तरह से वो स्ट्रीट फाइटर के तौर पर धरना दिया करती थी, डंडे लाठी डंडे खाया करती थी। लेकिन अब जनरेशन चेंज हुई है, जेनजी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और अब वो पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता है। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है यहाँ पर सरकार के सामने, डॉक्टर विपुल? जी निश्चित तौर पर देखिए, सरकार ये बीजेपी का चुनाव जीतना इसमें हुआ है, इसके पीछे महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के और युवाओं को बहुत फोकस किया बीजेपी ने इस चुनाव में, भ्रष्टाचार हटाने से लेकर के, और उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। और निश्चित तौर पर लंबे समय से तृणमूल सरकार ऐसे परंपरागत कुछ चीजों में फंसी हुई थी कि सरकार को रोजगार की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं था। खासतौर पे सरकारी नौकरियों में बहुत मतलब कमी देखी गई पिछले 15 वर्ष के उनके कार्यकाल में। और उससे पहले लेफ्ट ने भी तमाम जगहों पर, आप जानती हैं कि वहां प्राइवेट किसी भी चीज के लिए लेफ्ट ने ऐसी जमीन खराब की कि वहां कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं मुहैया कराया। तो ये कहीं ना कहीं जेनजी का बड़ा रोल है। बिल्कुल बहुत सटीक प्रश्न आपने पूछा है। जेनजी इस उम्मीद की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जेनजी इसलिए भी देख रही है कि अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर क्रिएट हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सरकारी नौकरियों से सारे लोगों को, इतनी घनी आबादी का देश है हमारा, नहीं मिल सकती है नौकरियां सबको, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाना हमें पड़ेगा, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मुफीद जगह उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले होगा कि बंगाल से ये सत्ता पोषित जो हिंसा रहा है उसको कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में जो भी सरकार में बंगाल में रहा है उसने सत्ता पोषित हिंसा को बढ़ावा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती थी। मेडिकल के उस छात्रा के दर्द को नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि वह एक पॉइंट है जहां से बंगाल में एक आक्रोश इस सरकार के खिलाफ बड़े रूप से सामने आया था, और सत्ता की चूल्हे हिला करके फेंक दिया। 207 तक का सफर अगर बीजेपी ने किया है तो मुझे लगता है उसकी मेडिकल कॉलेज की उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का भी कहीं ना कहीं उसके बाद जो उबाल आया बंगाल में, और युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम अन्य राज्यों की सरकारें, असम की सरकार है, उनको लेकर के क्रेज है। और वो क्रेज कहीं ना कहीं इसीलिए है कि बीजेपी जहां सरकार में होती है वहां रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध कराती है प्राइवेट सेक्टर से, और राज्यों के कंपैरेटिवली ज्यादा। मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से रोजगार देने में सक्षम हो जा रही हैं हर जगह की सरकारें, लेकिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां और गति धीमे है, भर्तियों की गति धीमी है, चाहे सरकारी नौकरियों का मसला हो। बंगाल में तो बहुत परंपरागत तौर पे बंगाल का लोक सेवा आयोग, बंगाल का कर्मचारी चयन आयोग बहुत परंपरागत तौर पे काम कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी को यह जिम्मेदारी मिली है और इस वायदे के साथ आए हैं तो जेनजी इनकी तरफ उम्मीद से देख रहा है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। भर्तियों में जो हिला अवली था, पैसा लेकर के अभिषेक बनर्जी जैसे लोग, तमाम लोग तमाम राज्यों में, हरियाणा में एक जमाने में आप जानती हैं कैसे शिक्षकों की, जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, और बीजेपी की सरकार आई और वहां चीजें सब बहुत फेयर हो गई हैं। हरियाणा में 31% लोग नंबर पा करके, और इतना फेयर हो गया कि 31% नंबर पा करके लोग नियुक्ति पा जाते हैं, 33% नंबर पा करके दूसरे राज्य के भी लोग पा जाते हैं, वहां के तो पाते ही हैं। तो ये सब तमाम तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए ये बीजेपी सरकार, और युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट करे। यही मुझे लगता है, तभी लंबे समय तक बीजेपी वहां रहेगी। और ये बिल्कुल चुनौती का काम है, इतना आसान नहीं है। मैं जितनी आसानी से मांग कर रहा हूं, लोग बस जी सीनियर आदमी हैं, बिल्कुल उनका कहना सही है कि बच्चा अभी जन्म लिया है, किलकारी ले रहा है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। वायदा करके दिल्ली वाली स्थिति ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री कतई काम नहीं कर रही हैं, कतई तमाम चीजों पर, जिन वादों के साथ दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया, उस पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा राज्य है, और युवाओं ने अगर आपको खुल करके वोट दिया है, ऐसा मैंडेट दिया है, और अब तो बहुत सीधी सी बात हो गई है कि मैंडेट ये विपक्षी लोग करते रहे
लेकिन मैंडेट बदलाव के लिए दिया गया और बदलाव में एक बड़ा रोल है भ्रष्टाचार हटाओ और रोजगार लाओ और सुरक्षा। इन 3 मुद्दों पर मुझे लगता है वो एम का चक्कर चलता रहा सुरक्षा, है। भ्रष्टाचार इस हटाओ, popular रोजगार culture- लाओ, कटमनी हटाओ, ये तमाम अहम मुद्दे। ऐसे में आज की जो तस्वीर हमने देखी, जिन चेहरों ने आज मंत्री पद की शपथ ली, मैं अब उस पर एक बार फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। सोहेल काज़मी साहब, आपको क्या लगता है सर कि ये कितना बैलेंसिंग रहा? ये जो चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, ये जिन समुदाय से आते हैं, किस हद तक ये बैलेंसिंग बीजेपी बना पाई है सर? मैम, जब आप कैबिनेट एक्सपेंशन करती हैं या ओथ सेरेमनी देखती हैं तो हमने देखा कुछ स्टेटों में 20-25 इकट्ठे मिनिस्टर बना दिए जाते हैं और उसका रिजल्ट 0 गवर्नेंस पे आता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जितनी छोटी कैबिनेट बनी है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, उतने खूबसूरत डिविडेंड्स आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप परफॉर्मेंस बेस पे एक्सपेंशन करते रहे। दैट इज ए रियल सेंस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस इज एन आर्ट, इट इज नॉट डिफाइंड बाय एनी टॉम डिक हैरी इन एनी स्टेट। और गवर्नेंस का जो पहला पड़ाव है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर और छोटी कैबिनेट जैसे 6 मंत्री आपने बताए, तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन होती रहती है। गुड स्टार्ट by the Bharatiya Janata Party and good start blessed by the Honorable Prime Minister as far as but visuals are telling us. यानी कि बीजेपी ने ट्राई किया है, कोशिश की है कि भाई कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्पी। आलोक वत्स साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और इसको फुलफिल करने के लिए कठिन परिश्रम, ईमानदारी, लगन पैदा करना होगा, जिसके लिए हम कमर कस के तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में खुशहाली आई है, वेस्ट बंगाल में भी उसी तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। वेस्ट बंगाल ज्यादा सड़ा हुआ इन द सेंस यहाँ ज्यादा खराबी है, तो इसको ठीक करने में कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, बट ठीक करके रहेंगे। बड़े बड़े गड्ढे हैं सर, बीजेपी को बोलिएगा बाकी राज्य से बुलडोजर भिजवा देंगे इन गड्ढे को भरवाने के लिए। गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं तो आपके पास फोटो होगा, मुझे तो नहीं मालूम है कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, लेकिन कोई भी गड्ढा होगा उसको हम पाट देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आलोक वत्स साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।